Hi, this is Sejyoti Deshpal and I welcome you all again to another lecture of CA Final Audit Laksha Batch। और आज इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अप एसए नंबर 570। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने बहुत बार डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर 570 का क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, हम इस क्लास में 570 को रिवाइज भी करेंगे और क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे। क्वेश्चंस कहां से? एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट। एंड 570 अच्छा स्टैंडर्ड है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे 6-7 क्वेश्चंस हैं। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो जितना इस क्लास के अंदर है, 570 का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। आई कैन अश्योर यू दैट। रिवीजन मैंने साथ में ही इंक्लूड करी है। मैंने पहले इंट्रोडक्शन दी है और उसके बाद मैंने आपको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड अलोंग विद द रिवीजन एंड क्वेश्चंस कराया है। सो आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आएगी। और वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक लक्ष्य बैच के अंदर एनरोल नहीं किया या एनरोल किया बट अभी भी वो वेट करे कि बाद में ही क्लासेस देखेंगे, बेटा दिन में 1-2 घंटा तो निकालना है आपको। आप निकालना शुरू करो। ठीक है, 2 घंटे की क्लास है, धीरे धीरे आप मुझे स्पीड पे भी चलाना शुरू कर दोगे तो कम टाइम में आप पूरा स्टैंडर्ड कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देना नहीं शुरू किया है, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। आप प्लीज क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। थैंक यू सो मच। We are now going to start with essay number 570, that is auditor's responsibility with respect to going concern। बहुत ही सिंपल सा आसान सा स्टैंडर्ड है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं स्टैंडर्ड को कैसे टेकअप करूंगी? मैं रिवीजन और क्वेश्चन साथ में टेकअप करूंगी। समझ में आ रहा है? मतलब मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, स्टैंडर्ड में है क्या, एक बेस मैं आपका फॉर्म करूंगी और जब मुझे लगेगा कि आपका सफिशिएंट बेस बन चुका है कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में लेके जाऊंगी और क्वेश्चंस को हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो जो भी कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में आता रहेगा उसको हम साथ साथ से बुक में देखते रहेंगे। बुक में अपनी यूज कर रही हूँ बेटा, आपके पास जिस भी टीचर का बुक है आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपने मेरा ही बुक बाय किया हुआ है तो फिर आपको तो डेफिनेटली ये मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा है कि आपकी बुक में वो कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपना स्टडी मैट खोलोगे, लेकिन स्टडी मैट में आपको ये पूरा स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, या तो आप इंटर का स्टडी मैट खोलना, नहीं तो आप अनाउंसमेंट डाउनलोड कर सकते हो ऐसे नंबर 570 के लिए, तो वहां पे आपको ये पूरा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 5 काफी सारे टीचर्स ने हो सकता है अपनी बुक में नहीं रखा हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जितना भी आपका चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड है ना, ये बोला है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि आप इनको इंटर में पढ़ के आते हो तो फाइनल में हम ऐसा इतना कुछ ज्यादा इधर पूछेंगे नहीं, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हो सकता है कि आपकी बुक में स्टैंडर्ड ना हो या कंप्लीट मटेरियल ना हो, इस वजह से मैंने ये बात बोली। ठीक है, एनीवेज अगर आपके पास मेरी बुक है तो फिर आपके पास तो डेफिनेटली पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा ही होगा। ओके, अब जब हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सारे क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा इस क्लास को पहली बार देख रहा है, आपके एमटीपी की क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर, एवरीथिंग, तो उसके बाद अगर फिर भी कोई ऐसा कंसेप्ट रह जाता है जो क्वेश्चंस में नहीं आया बट आपके स्टैंडर्ड के कंसेप्ट के अंदर है, तो उसको हम एडिशनली टेकअप कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हम क्वेश्चंस भी टेकअप कर लेंगे और हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा 570 में रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लेवल पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली बोला है। और अगर आप एक पैटर्न भी देखते हो ना कि 570 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, एप्लीकेशन ही क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं अभी आपको देखने को मिलेंगे, केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो इस वजह से आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को यहाँ पे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद ऐसे नंबर 570। सो बेटा अगर मैं 570 के कंसेप्ट की बात करूं तो ऐसे 570 बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गोइंग कंसर्न को लेकर। चलो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो आपको पता है ना कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यस, तो बेटा मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने की। मतलब जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, मैनेजमेंट को ही ये डिसाइड करना पड़ता है, ये डिटरमिन करना पड़ता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना अप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, अगर मैं आपको एक ऐसी कंपनी बता दूं जिस कंपनी को कॉन्टिन्यूसली पिछले 2-3 सालों से ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए जाती है, कोई उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, लिक्विडिटी बहुत खराब है, आपके पास पैसा बचा नहीं है, आप सामान नहीं बना पा रहे हो, अगर आपका जो बना हुआ सामान है वो मार्केट में बिक नहीं रहा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई है, तो आप मुझे बताओ, आपको ये सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है फ्यूचर में कंटिन्यू ना करो एज अ गोइंग कंसर्न,
यस, तो मतलब आपके ऊपर आपको एक कंडीशन दिखाई देगी ना कि आपकी कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। यस, सो बेटा इसको हम कहते हैं कि एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी अटैच्ड होगी है कि योर एंटिटी माइट नॉट सर्वाइव इन द बिजनेस। इसको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ सकता है। इसको मैं बोलूंगी गोइंग कंसर्न के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क राइज हो गया। तो जब आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बैठती है ना, उसको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी पड़ती है एटलीस्ट 12 महीने के लिए, तो है ना। अच्छा, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने से होगा क्या? अरे आपके एसेट और लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर आप को ऐसा कोई इवेंट कंडीशन मिल जाता है जिससे आपको लगता है यार अभी हम फ्यूचर में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हमारे पास कोई प्लान नहीं है जिसको यूज करके हम फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे एज अ गोइंग कंसर्न, दैट मींस आपकी कंपनी को पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि वो लिक्विडेट होगी फ्यूचर में। यस, तो फिर आप अपने सारे एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हो, आप अपनी सारी लाइबिलिटी को पेएबल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप फ्यूचर में कंटिन्यू करोगे एज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर आप एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या? आज अगर मैं इस एसेट को बेचने के लिए जा रहा हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करोगे एज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर आप एसेट की क्लासिफिकेशन कर सकते हो बिटवीन द करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर कोई ऐसा पैसा है जो आपको 12 महीने के बाद मिलेगा, तो कंपनी 12 महीने के बाद भी सर्वाइव करने वाली है ना, उसको आप नॉन करंट एसेट बोल दो। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अभी आपको एप्रोप्रिएट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप सारे के सारे एसेट को करंट एसेट बोल देते हो। तो ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। इसी वजह से मैनेजमेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उसको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी पड़ती है। एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? आप ये सुनो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही चेक करना कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज कर रही है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। सो इसका मतलब ऑडिटर भी यही देखेगा कि कहीं कोई ऐसा इवेंट, कोई कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी अटैच्ड हो रही है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। यही वर्डिंग है जो यूज की गई है स्टैंडर्ड के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा, राइट। तो ऑडिटर को भी यही देखना पड़ता है। तो ऑडिटर भी एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, इवेलुएट करेगा कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं एग्जिस्ट करता, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं एग्जिस्ट करती जिससे आपकी एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। यस, एंड बेटा अगर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फिर वो देखेगा कि मैनेजमेंट ने उसको फाइनेंशियल्स के अंदर कैसे ट्रीट किया है। सो अगर मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट उस इवेंट कंडीशन की अप्रोप्रिएटली करी है, वैसे करी जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करने को कहते हैं, तो वो ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। आप क्लीन रिपोर्ट इशू करोगे, नहीं तो आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑल्दो रिपोर्टिंग उसने 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करी है, जब हम 570 में आएंगे तब हम ये समझेंगे। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आई? यस, और मैंने आपको कितनी बार ये बात बोली भी है, सुनो, कि अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं तो उससे पहले आपको रिस्क की असेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना, है ना। तो यहाँ पे भी कहानी रिस्क से ही शुरू होगी कि सबसे पहले जब ऑडिटर अपना रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहा होगा, मतलब जब वो अपने रैप लगा रहा होगा अंडर एसए नंबर 315, तो वहां पे ऑडिटर ऐसे इवेंट और कंडीशन को भी समझने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी आ सकती है ओवर द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, और बेटा अगर आपने कोई ऐसा इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, तो फिर आप देखोगे एंटिटी ने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हम डिस्कस करेंगे इसे। फिर उसके बेसिस पे ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनाएगा। तो 3 हिस्सों में आप इस स्टैंडर्ड को बांट सकते हो ऐसे, एक रिपोर्टिंग वाला, एक रैप वाला पार्ट, और दूसरा आपका प्रोसीजर वाला पॉइंट। बस बाकी एक आधा क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट बनेगा, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, जो एग्जाम्पल वगैरह हैं, क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हो अपने एंड पे 5-6 पॉइंट। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि यहां से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रही है? यस। तो फटाफट मैं आपसे क्या चाहूंगी कि मैं आपको क्वेश्चन में नहीं लेके जा रही हूँ, आपके पास मेरी बुक होगी, तो आप ऐसा करो, पेज नंबर 157 के ऊपर आओ और आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा, दैट इज गोइंग कंसर्न, एसे नंबर 570। बेटा सबसे पहले उसने गोइंग कंसर्न का मतलब बताया हुआ है, मुझे लगता है कि आप फाइनल के बच्चे हो, आपको गोइंग कंसर्न का मतलब तो पता ही होगा, नहीं तो अभी जो मैंने आपको मतलब बताया वो यही तो है। गोइंग कंसर्न का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी एंटिटी कंटिन्यू करेगी फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड इन फ्यूचर।
मतलब आपको ऐसा कोई इवेंट कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है, ना ही एंटिटी की खुद की कोई इंटेंशन है कि वो अपने ऑपरेशन को बंद करेगी। तो बेटा इसको आप कहते हो गोइंग कंसर्न बेसिस। समझ में आ रहा है? तो ये गोइंग कंसर्न बेसिस वगैरह ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये क्या है, ये इंटर लेवल की डिस्कशन है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है गोइंग कंसर्न को लेकर, ये इंटर लेवल की डिस्कशन है। और मैंने आपको बता दिया वैसे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है कि क्या जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हूँ गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा या अप्रोप्रिएट नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? मैम अगर मान लो कि गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं था, एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, अभी पहला क्वेश्चन ही वही है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं था और मैनेजमेंट ने फिर भी यूज कर लिया, अरे फिर तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है ना। अगर मैं कह रही हूँ गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनाते हो तो आप एसेट की और लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन कर सकते हो नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। बट अगर आपका गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब अभी कुछ ऐसा इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है जहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी विल नॉट सर्वाइव इन द फ्यूचर, तो फिर आपको गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज नहीं करना चाहिए। तो आपको सारे एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू पे और लाइबिलिटी को पेबल वैल्यू के ऊपर, जो जो करंट पेबल वैल्यू बन रही है उसके ऊपर रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे कोई बाइफर्फिकेशन नहीं करनी चाहिए बिटवीन द करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो इसका मतलब आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है, उसकी प्रेजेंटेशन ही गलत है, तो आप क्लियरली एडवर्स ओपिनियन देते हो। ये सारा पार्ट ना रिपोर्टिंग का है। तो अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे स्टैंडर्ड में, रट्टा मारने वाला कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये वाली सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी बेटा। तो ये क्या है, ये सारी इंटर लेवल की डिस्कशन है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दिस एंड दैट। हाँ, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगी, ये बिल्कुल सेम है, तो इसको यहाँ पे नहीं टेकअप कर रही। स्कोप आपको पता है कि स्कोप हम हमेशा रीड करते हैं, तो ये रीड करोगे। और स्कोप क्या है, ये स्टैंडर्ड बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गोइंग कंसर्न को लेकर जब वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करने हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको स्टैंडर्ड में लर्न करने को कह रही हूं दैट इज एसए नंबर 570 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तीन है बेटा। तीन कितने? तीन। सबसे पहले उसने क्या बोला कि सुन ऑडिटर, तू ना एविडेंसेस कलेक्ट कर। क्या? एविडेंसेस कलेक्ट कर। अभी बताया ना मैंने आपको किस चीज को लेकर कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज कर रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। मतलब गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बनने भी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, तेरे को एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और जब जैसे ही कोई स्टैंडर्ड ये कह देता है कि तुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, इसका मतलब ऑडिटर को पहले रैप लगाने पड़ेंगे वहां पे, तभी तो आप उस रिस्क के बेसिस पे अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर पाओगे ना। यस। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कंक्लूड कर जो ऑडिट एविडेंसेस तुझे मिले पहले पॉइंट के अंदर कि क्या कोई इवेंट कंडीशन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है ओवर द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। और तीसरा, रिपोर्ट करते। कैसे रिपोर्ट करेगा? कहता है अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड। तो तीन ऑब्जेक्टिव है, मैं पढ़ देती हूं जो ऐसे नंबर 570 ने ऑडिटर के ऊपर सेट करे, मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले यू हैव टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding what appropriateness of management use of going concern basis of accounting, कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज कर रही है फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल्स वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड बेटा आपको कंक्लूड भी करना है, मतलब आपको ना बेसिकली एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना अप्रोप्रिएट भी था या नहीं। दूसरा, आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने, कंक्लूड करना है, जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करो उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे कि क्या एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू एनी इवेंट, रिलेटिंग टू एनी कंडीशन। जैसे मैंने अभी आपको जो इंट्रोडक्शन में एग्जांपल दिया वो कंडीशन का था। ठीक है मैम, इवेंट का क्या हो सकता है? आग लगी, पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आ रहा है? सो क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू एनी इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो सकता है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। और तीसरा, आपको रिपोर्ट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ये रिपोर्टिंग वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड के नीचे रिक्वायरमेंट देखने के लिए जाओगे बेटा, ऑडिट प्रोसीजर कह लो या आप इसको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो, वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए लिखी हुई हैं। सो यू कैन कॉल इट एज रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 570। मैं भी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लेके जा रही हूँ, मेरे को जहां पे लगेगा कि आपको एक सफिशिएंट बेस बन गया उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन में लेके जाऊंगी।
तो सबसे पहले आपको क्या बोला, आपको ना ये फाइंड आउट करना है ऑडिटर, एविडेंसेस कलेक्ट करने कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज कर रही है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो सबसे पहले आपको रैप लगाने पड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जब आप अपना 315 लगाओगे ना, है ना, एंटिटी को समझोगे, एनवायरमेंट को समझोगे, कंडीशन वगैरह देखोगे, तो ऐसा कोई इवेंट और कंडीशन भी ढूंढना जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। सुनना क्या कह रहा है, when performing the risk assessment procedure as required by ऐसे नंबर 315, ऑडिटर कंसीडर करेगा कि क्या कोई इवेंट कंडीशन ऐसा है जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउट आ रहा है ओवर द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। समझ में आ रहा है। एंड बेटा जब आप ऐसा काम कर रहे होगे, मतलब जब ऑडिटर रैप लगाएगा तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर ली है। देखो दो टाइप की असेसमेंट होती है इसमें भी, अगर मैं आपको बताऊं गोइंग कंसर्न की, एक है अर्ली असेसमेंट कॉल्ड द प्रिलिमिनरी असेसमेंट, और एक होती है फाइनल असेसमेंट। सो अर्ली असेसमेंट क्या कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होने से पहले, इनफैक्ट इज द राइट वर्ड, जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है उससे पहले मैनेजमेंट इसको कर लेती है। ओके, सो आप अंडरस्टैंड करोगे कि मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर ली है क्या। दो चीजें हो सकती है, या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर ली है या तो मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करी है। क्योंकि आपको ये समझना है ना कि कोई ऐसा इवेंट कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आ सकता है ओवर योर एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो आप मैनेजमेंट की असेसमेंट देख रहे हो, आप इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से। रैप जब आप लगाते हो, इंक्वायरी करना इज वन ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सो मैनेजमेंट से पूछो कि क्या आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर ली है। तो अगर मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर ली है तो फिर मैनेजमेंट से पूछो कि क्या आपको कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ क्या जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउट आ सकता है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आप ये डिस्कस करो विद द मैनेजमेंट, और अगर ऐसा आपको पता लग जाता है, मैनेजमेंट ने बोला हाँ हाँ ऐसा एक इवेंट कंडीशन है, ठीक है, क्या इवेंट कंडीशन है, किसी मेरे कस्टमर ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस चला दिया और मुझे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मैं कोर्ट में केस हारूंगी, और क्योंकि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इन द फ्यूचर। तो मतलब आपको एक ऐसा इवेंट कंडीशन मिल गया जिसकी वजह से आपकी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकती है। यस, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर मैनेजमेंट से उसका एक्शन प्लान पूछो। अभी एड्रेस कैसे कटने का सोच रहे हो तुम इसे। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जब आपने मैनेजमेंट से पूछा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर ली, मैनेजमेंट ने बोला कि अभी तो नहीं हुई है, तो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कि कैसे आप गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज करने का सोच रहे हो। यहाँ पे व्हाट इज इंटेंडेड यूज ऑफ मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर मेकिंग ऑफ द अकाउंट्स। एंड आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से कि उनको अदरवाइज पता है क्या कोई इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो सकता है। तो आप बेसिकली मैनेजमेंट से पूछ लो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनाओगे या अदरवाइज, और मैनेजमेंट से फिर वही क्वेश्चन पूछ लो आपको कोई इवेंट और कंडीशन पता है क्या जिसकी वजह से आपकी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ ये बात हमने कितनी बार देखी है कि थ्रू आउट द ऑडिट आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, आपको अलर्ट रहना है ऐसे एविडेंस को लेकर जो इंडिकेट कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इवेंट और कंडीशन विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो बेटा ये आएगा रैप का पॉइंट। क्या सीन है कि अगर क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आपको ये समझ में आ रहा है। यस, अब आ जाओ नीचे। देखो आपका पहला ऑब्जेक्टिव आप मुझे बताओ क्या था। मैम मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है ना। तो मतलब आपने पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे, देखा कि कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन तो नहीं जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। यस, अभी आपको भी तो असेसमेंट करनी पड़ेगी ना, मैनेजमेंट की असेसमेंट की भी आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी। मतलब मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी उसकी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। यस, तो ये कुछ कंसिडरेशन है जो आपको लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या, ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखोगे, जैसे कि ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट के असेसमेंट को। यस, कि मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करी गोइंग कंसर्न की वो ठीक है या नहीं। एंड जब वो मैनेजमेंट की असेसमेंट की इवेल्युएशन कर रहा है, auditor will cover the same period as used by the management to make the assessment of going concern as per applicable financial reporting framework. So basically क्या है कि going concern का concept AS Ind AS से आता है, financial reporting framework से आता है। So अगर going concern की definition financial reporting framework के अंदर दी हुई है, let's say Ind AS ऐसे कहते हैं, example है कि आपको ना बैलेंस शीट डेट से मैनेजमेंट को एटलीस्ट 18 महीने की तो असेसमेंट करनी पड़ेगी, या कम से कम 12 महीने की तो होती है आपकी।
ठीक है। सो ऑडिटर भी जब मैनेजमेंट की हुई असेसमेंट की इवेल्युएशन करेगा तो वो भी उतना ही पीरियड कवर करेगा जितना मैनेजमेंट ने अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए किया हुआ है। ठीक है। और अगर लो रेगुलेशन कोई लोंगर पीरियड प्रिस्क्राइब करते हैं तो लोंगर। फिर आगे कहता है कि अगर मैनेजमेंट ने अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट 12 महीने से कम पीरियड के लिए करी है तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे और बोलोगे देखो इसको 12 महीने तक बढ़ा दो। 12 महीने फ्रॉम दैट डेट मतलब फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सारी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे जब मैनेजमेंट की हुई गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की आप इवेल्युएशन करोगे बेटा। अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली ये कहानी किधर से उठ के आई है? रैप से उठ के आई है। तो जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने कोई ऐसा इवेंट कंडीशन मिला क्या जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है? या आप जब अलर्ट थे आपको कोई ऐसा इवेंट कंडीशन पता लग गया जिससे एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है? अभी आपका आगे का रिस्पॉन्स क्या, ये क्वेश्चन है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। ये कहानी आप याद रखना जो अभी तक हमने पढ़ी और फटाफट आप आ जाओ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 1 में। एक सेकंड मुझे इसको पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन अलग से रिकॉर्ड करना है। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 570 के क्वेश्चन की पहचान क्या है? प्रॉब्लम दिखेगी। मतलब जब आप 570 का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना हो तो देखना कि क्या ऐसा सर्कमस्टांस है कि एंटिटी के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ा उसका फ्यूचर के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन दिखाई देगी कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और बोलोगे कि ये एंटिटी कितने बड़े खतरे में है यार, ये चल नहीं सकते अभी फ्यूचर में, ऐसा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टेकअप करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है AQP लिमिटेड एंड इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में अच्छा खासा इसका नाम है। कंपनी पब्लिक कंपनी है, कंपनी इंडिया में है एंड कंपनी BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड कंपनी है। कंपनी को बहुत ज्यादा देखना प्रॉब्लम शुरू होगी। कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट है, पैसा नहीं है इसके पास, and there were multiple indicators that cast a doubt over the entity's of ability to continue as a going concern। चलो इसने तो खुद ही बता दिया कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जिस जहां से लगता है कि कंपनी अब फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करेगी एज अ गोइंग कंसर्न। सो कंपनी गई इंसॉल्वेंसी, कंपनी वाज लेड इनटू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। सो कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। बाय हुम? कंसोर्शियम ऑफ बैंक लेड बाय PNB एंड सो बेसिकली इनके क्रेडिटर्स होंगे PNB और एक आधा और बैंक होगा जहां से इन्होंने कंसोर्शियम में क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करी होगी। तो क्रेडिटर्स ने यहाँ पे इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है एंड NCLT ने भी ऑर्डर पास कर दिया है कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी। और ये ऑर्डर कब आया? 31 अगस्त 2022 को। तो आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ा होगा लॉ के अंदर, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। कंपनी इनवाइटेड प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स टू सबमिट देयर रेजोल्यूशन प्लान। तो उन्होंने जिसका भी पैसा इधर था सबसे क्या मंगवाया कि आप अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करो टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये भी अपॉइंट हो गया। किस डेट तक आपको ये प्लान सबमिट करना है? बाय 1 जनवरी 2023 तक। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिव्यूड द रेजोल्यूशन प्लान। तो जो भी इनके रेजोल्यूशन प्लान्स आए RP ने उसको रिव्यू किया एंड इंश्योर्ड कंफर्मिटी विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और उसने बोला कि यस, ये जो भी इन्होंने प्लान बनाया हुआ है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ रेगुलेशन। आगे चलो। द कंप्लेंट द कंप्लाइंट प्लान्स। कंप्लाइंट का मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लाई कर रहा है विद द लॉ रेगुलेशन, वो वर प्रेजेंटेड टू कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। ये बनती है आपकी लॉ के अंदर ही, इस एक्ट के अंदर, इनफैक्ट राइट वर्ड वुड बी कोड के अंदर। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक कमिटी बनी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, एंड उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने ये रेजोल्यूशन प्लान प्रेजेंट किया गया। किस डेट के ऊपर ये प्रेजेंट हुआ है? 2 फेब 2023 को। and resolution plan submitted by PQR Limited. It has been presented to the Committee of Creditors and it was evaluated as highest evaluated compliant resolution plan। बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है, मतलब इस प्लान को यूज करके तुम्हारी कंपनी बाहर आ सकती है प्रॉब्लम से। Committee of Creditors of this company approved the resolution plan submitted by the PQR Limited on 2 मार्च 2023। आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। अप्रूवल ऑफ NCLT was finally obtained। अरे NCLT का भी अप्रूवल आ गया है। PQR Limited submitted detailed plans and commitment as a part of the resolution plan, including clearance of all outstanding debt। तो
तो जो भी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर अग्री किया गया था कि कैसे कैसे किसकी पेमेंट जाएगी, पीक्यूआर लिमिटेड ने अपना प्लान सबमिट कर दिया है एंड वो सारे के सारे ड्यूज कैसे क्लियर करने वाली ये सब कुछ उसने बता दिया है, विच वर लीडिंग टू नेगेटिव कैश फ्लोज। ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव कैश फ्लो चल रहे थे, आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे उसके बहुत सारे, जिसकी वजह से उसके नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे थे। उसने बता दिया मैं कैसे क्लियर करूंगी। प्लीज सजेस्ट हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन एज एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। तो आप मुझे बताओ, आप इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए हो तो आपका क्या इधर काम रहेगा, मतलब आप इधर कैसे एक्ट करोगे, इस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखने के लिए जाओगे तो इसने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आपको पूछा नहीं, मतलब कि रैप के ऊपर क्वेश्चन है या आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 570 के कौन से हिस्से में से आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाओगे। सो बेटा देखो, आप अगर ऊपर क्वेश्चन को पढ़ते हो तो मुझे क्लियरली ऐसा इवेंट और कंडीशन दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जब बैठोगे तो आपको 570 की रेफरेंस देनी पड़ेगी, नंबर बताओगे, स्टैंडर्ड का नाम बताओगे, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताओगे और आप ये बताओगे कि अगर कोई इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है, सो ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे और वो प्रोसीजर क्या है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इनको हम कहते हैं एडिशनल प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर इफ इवेंट और कंडीशन हैज बीन आइडेंटिफाइड। अगर उसने इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली है, इवेंट और कंडीशन मतलब क्या, जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। सो आपके क्वेश्चन के अंदर क्लियरली ऐसा एक सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद आप रिपोर्टिंग का थोड़ा बहुत इसमें एस्पेक्ट लिखोगे एंड आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखनी पड़ेगी कि इधर प्रॉब्लम क्या है कि अभी गोइंग कंसर्न बेसिस जो आप यूज कर रहे हो वो इनएप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रेजोल्यूशन प्लान है वहां से सोल्यूशन निकल गया है कंपनी की प्रॉब्लम का। सो कंपनी अभी सर्वाइव कर सकती है इन द फ्यूचर। सो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर का कंक्लूजन पढ़ने के लिए आते हो, उसमें क्या लिखा हुआ है देखना, इवेंट एंड कंडीशन आर मिटिगेटेड इफेक्टिवली। तो आपको क्या बताना है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी अगर उसने एक ऐसा इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है ओवर द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सो आपको इवेंट और कंडीशन मिल गया तो अभी आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे पहले ये बताओगे, लेकिन उसके बाद लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखनी पड़ेगी कि इवेंट और कंडीशन मिटिगेट हो गए हैं, राइट, एंड देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है रिलेटिंग टू द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, क्योंकि वो रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है। और अगर आप क्वेश्चन को आके पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है दिस रेजोल्यूशन प्लान इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट इवेल्युएटेड कंप्लायंट रेजोल्यूशन प्लान। एंड कंपनी ने भी अपना प्लान सबमिट कर दिया है कि मैं कैसे कंप्लाई करूंगी इस रेजोल्यूशन प्लान के साथ। जो आउटस्टैंडिंग डेट है जिसकी वजह से नेगेटिव कैश फ्लोज दिख रहे थे, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैं कैसे क्लियर करने वाली हूं। सो देर इज इवेंट एंड कंडीशन, बट वो मिटिगेट हो गई है। क्या आपको समझ में आया? यस। तो अभी आप ना एक बार अपने कंसेप्ट में आ जाओगे बेटा। इधर कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ये कंसेप्ट आपको कहीं और भी लिखने को आ सकता है। तो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि अगर कोई इवेंट और कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है, सो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर शेल ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब आप एविडेंस कलेक्ट करोगे कि इन इवेंट और कंडीशन की वजह से क्या एक मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। So auditor will collect the sufficient and appropriate audit evidences। कैसे collect करोगे? By performing the procedure जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। So आपको evidences collect करने हैं whether a material uncertainty exists relating to event or condition which may cast the entity's ability, which may cast a doubt over the entity's ability to continue as a going concern through performing the additional procedure and consideration of the mitigating factor। तो we have a mitigating factor in our question। आर यू गेटिंग मी? सो इवेंट कंडीशन था बट अभी वो उसकी वजह से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है क्योंकि मिटिगेटिंग फैक्टर है। ओके, सो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? देखो, जहां पे मैनेजमेंट ने अगर अभी तक गोइंग कंसर्न के असेसमेंट नहीं करे, ऊपर हमने देखा था रैप में, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे देखो कि आप गोइंग कंसर्न के असेसमेंट करते हो।
आप इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट का मतलब होता है बेटा आप चेक करोगे, आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करोगे, फाइंड आउट करोगे कि मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्शन का प्लान क्या है, फ्यूचर में वो इस इवेंट में कैसे सर्वाइव करने का सोच रही है. So you will evaluate the management plan for future action in relation to going concern assessment, whether the outcome also you will consider कि जो प्लान मैनेजमेंट आपको बना रही है क्या उससे आपकी कंपनी का जो सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी क्या. एंड ऑल्सो आप ये भी इवेल्युएट करते हो कि मैनेजमेंट ने जो आपको एक्शन प्लान सबमिट किया वो फीजेबल भी है इन द सर्कमस्टांस और नॉट. कई बार आपकी मैनेजमेंट ना पता क्या कहती है कि लिक्विडिटी का क्रंच है, जस्ट एन एग्जांपल, लिक्विडिटी का क्रंच है, ठीक है, एंड मेरा एक्शन प्लान क्या है कि इसको मिटिगेट करने के लिए मैं अपनी रिलेटेड पार्टी से लोन ले लेती हूँ. ओके, सो वहां से मेरा लिक्विडिटी मीट हो जाएगा. अभी रिलेटेड पार्टी लोन देने की पोजीशन में है भी, उसके बाद खुद पैसे हैं क्या, वो लो रेगुलेशन अलाउ भी करते हैं कि आप अपनी रिलेटेड पार्टी से लोन ले सकते हो. क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्लान जो आप सबमिट कर रहे हो तो इसको तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, ये तो फिजिबल ही नहीं है. सो यू विल इवेल्युएट मैनेजमेंट का एक्शन प्लान क्या है फॉर द फ्यूचर. ए, दूसरा वो फिजिबल भी है या नहीं आप ये भी देखोगे. सी, आप ये देखोगे क्या उस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद पोजीशन इंप्रूव होगी आपकी कंपनी की या नहीं. समझ में आया. यस. एंड जहां पे एंटिटी ने अपना आपको एक्शन प्लान सबमिट किया वो उसके अंदर कैश फ्लो फोरकास्ट भी थी, तो आपको ना उस कैश फ्लो फोरकास्ट का एनालिसिस भी करना पड़ेगा. अच्छा, आप जब कैश फ्लो फोरकास्ट का एनालिसिस करोगे तो आप क्या चीजें देखोगे कि मैनेजमेंट ने जो डाटा यूज किया है फॉर मेकिंग दैट कैश फ्लो फोरकास्ट, क्या वो डाटा रिलायबल है. ऑल्सो आप डिटरमाइन करोगे, क्योंकि आप फोरकास्ट की बात कर रहे हो तो मैनेजमेंट ने फोरकास्ट बनाने के लिए अजम्पशन ली होगी, वो अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं. समझ में आ रहा है. यस. एंड यू विल कंसिडर कि कोई और एडिशनल फैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को पता लगे हैं सिंस द मैनेजमेंट ने अपनी असेसमेंट करी. आप एक काम भी कर सकते हो, मैनेजमेंट से WR भी ले सकते हो कि मैनेजमेंट बिलीव करती है, वो मानती है कि ये जो एक्शन प्लान है उससे उसकी पोजीशन इंप्रूव होगी एंड वो फिजिबल है. समझ में आ रहा है. सो दीज आर द प्रोसीजर दैट कैन बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर. जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए यहाँ पे आओगे, क्या यही लिखा हुआ इधर 5 पॉइंट. यस. सो इवेंट कंडीशन आपने आइडेंटिफाई करे, तो जब भी 570 का क्वेश्चन आएगा आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि वो क्वेश्चन रैप के ऊपर है या मुझे एक रिस्क मिल गया है, एक ऐसा इवेंट कंडीशन मिल गया है जिससे एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है. आपको मिल गया है बट आप मिटिगेटिंग फैक्टर भी तो कंसीडर करोगे. तो मिटिगेटिंग फैक्टर को क्या था हमारे क्वेश्चन के अंदर, रेजोल्यूशन प्लान. अच्छा, फिर इसने क्या बोला है, जब आपने ये कर लिया ना तो आप इवेल्युएट करोगे कि क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए रिगार्डिंग, एंड कंक्लूड करोगे रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इन मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बेटा अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पे मिटिगेटिंग प्लान है तो इसका मतलब ऑडिटर को एविडेंसेस मिल गए हैं कि यस मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करे दैट इज एप्रोप्रिएट. अगर इवेंट और कंडीशन आपने आइडेंटिफाई करे which may cast a significant doubt over the entity's ability to continue as a going concern. कोई इवेंट कंडीशन तो था बट उन इवेंट कंडीशन की वजह से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. So auditor shall evaluate whether in the view of the requirement of applicable financial reporting framework, financial statement provide the adequate disclosure about such event or condition. देखो आपको समझना पड़ेगा, इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट करता था बट उसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देना चाहिए. अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो फिर आपकी रिपोर्ट इधर मॉडिफाई हो जाएगी. ये सारी ये जो 2 बातें लिखी ना ये आपका रिपोर्टिंग वाला पार्ट है. आप इधर आओगे नीचे जाके अपने इधर तो देखो ये आगे इधर ऑडिटर की कंक्लूजन, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए regarding the appropriateness of management use of going concern. Based upon the audit evidences आप conclude करोगे कि क्या एक material uncertainty exist करती है, and जहां पे material uncertainty exist नहीं करती but event condition है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली दिए हैं. और अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली दिए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे. और मैनेजमेंट ने अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और इवेंट और कंडीशन के डिस्क्लोजर नहीं दिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वाले पार्ट के अंदर. तो इसने बस एक ऐसे हल्का सा हिंट दिया है कि आपको आगे रिपोर्टिंग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा. फिर इस गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है ये हमने क्वेश्चन लिख दिया और कंक्लूजन मैंने आपको पहले बता दी.
सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इवेंट कंडीशन भी था, मिटिगेटिंग फैक्टर भी थे। तो मिटिगेटिंग फैक्टर थे जिसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज नहीं हो रही थी, बट क्योंकि इवेंट कंडीशन तो था तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर तो देने चाहिए। तो आप ये देखोगे कि डिस्क्लोजर दिए या डिस्क्लोजर नहीं दिए उन इवेंट कंडीशन के। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो आपको स्टैंडर्ड से कंसेप्ट कहां से उठाना है, पहले आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आप कहां पे हो, किस लेवल पे हो। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्टार लिमिटेड एक पावर जनरेटिंग कंपनी है जो यूज करती है कोल को अपना रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ इट्स पावर। कंपनी को अलॉट हुए हैं कोल ब्लॉक्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड ओडिशा, तो जिधर से कोल निकालती होगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था, एक स्कैम पता लगा रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक वाज अनवेल्ड leading to a ban on the allotment of coal blocks to various companies including the Star Limited। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है बेटा, आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, आपको लगेगा कोल कोल के जो ब्लॉक्स होते हैं जिन जिन स्टेट में कोल बनता है या है जमीन के अंदर, वो अलॉट होते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो आपको भी अलॉट हुए झारखंड और ओडिशा के अंदर, बट उधर स्कैम पता लगा तो आपकी कंपनी का नाम भी उधर आ गया। तो अभी उधर बैन लग गया है कि आप वहां से कोल नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की तो आप बेचोगे नहीं तो रेवेन्यू नहीं होगा, इसका मतलब आपकी कंपनी तो खत्म हो रही है। समझ में आ रहा है सिचुएशन। आगे ये कौन से मंथ में हुआ, दिसंबर 2022 में हुआ। एंड सच एंटायर पावर जनरेशन प्रोसेस ऑफ द स्टार लिमिटेड केम टू होल्ड इन दैट मंथ, और तब से आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ होल्ड के ऊपर है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच बैन and the resultant stoppage of the production process, many KMP of the company left the company। KMP भी छोड़ के जा रहे हैं इस वजह से। डिलेज हो रहे हैं इन द पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी, पैसा कमा नहीं रहे हो तो वेजेस नहीं दे पा रहे हो, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहे हो। एंड बेटा जो आपने बैंक से लोन लिया वगैरह था उसकी भी रीपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो। ओके ऑल्सो ओके, और बैंक ने ना आपको फाइनेंसिंग को एक्सटेंड करने से भी मना कर दिया है, वो आपको कोई वर्किंग कैपिटल भी देने के लिए रेडी नहीं है, और जो ऑलरेडी सीसी लिमिट चल रही थी उसको एनहेंस करने से या एक्सटेंड करने से मना कर दिया उन्होंने, ये आगे लिखा हुआ है। सो जब मैं इतना क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे। फर्दर व्हेन डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट, आपने मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को समझ में आया कि कंपनी का तो भाई कोई एक्शन प्लान भी नहीं है, तो मुझे इवेंट कंडीशन दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। सो मैंने अपना एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया। मैंने जानने की कोशिश करी होगी व्हाट इज योर एक्शन प्लान, एक्शन प्लान भी नहीं है, तो मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, आपका कोई एक्शन प्लान नहीं, कोई मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है, नहीं टू मिटिगेट सच सर्कमस्टांस। फर्दर ऑल सच सर्कमस्टांसेस वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई इन्होंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको शो भी नहीं किया हुआ है, डिस्क्लोजर भी नहीं दिया मटेरियल अनसर्टेनिटी का। What course of action should the statutory auditor of the company consider in this situation? तो clearly ये रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, क्योंकि इसने खुद ही बता दिया है कि आपने रैप लगा लिए हैं, आपको इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई होगी, इसने ये भी बता दिया कि मैनेजमेंट का कोई एक्शन प्लान भी नहीं है। अभी आप क्या करोगे, तो इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि आपकी एंटिटी मे नॉट कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर, which is casting a significant doubt over the ability of the entity to continue as a going concern in the future। तो डिस्क्लोजर देने चाहिए थे, आपने डिस्क्लोजर नहीं दिए, तो आप ना एक बार आ जाओ बुक के अंदर और आप चले जाओ ये वाले हिस्से पे। बेटा अगर आप आओगे अपने कंसेप्ट नंबर 2.3 में, ये इंप्लीकेशन ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो बेसिकली सिचुएशन है इसमें अलग अलग, और एक सिचुएशन जो आपके क्वेश्चन में है वो अभी कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। क्या सिचुएशन, सिचुएशन ऐसी है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, गोइंग कंसर्न का बेसिस मैनेजमेंट ने जो यूज किया दैट इज एप्रोप्रिएट, बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। आपकी मैनेजमेंट ने उस मटेरियल अनसर्टेनिटी के डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं, तो क्या, अगर आपकी मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है उसके डिस्क्लोजर अच्छे से नहीं दिए हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा या एडवर्स ओपिनियन दोगे एज पर एसए नंबर 705।
एंड बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर आप बताओगे कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया है। बट ये तब होगा जब मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस का यूज कर रही है वो एप्रोप्रिएट है। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस का जो यूज कर रही है वो इनएप्रोप्रिएट है तो फिर आप क्लियरली एडवर्स ओपिनियन दोगे। और अगर आप ऊपर आके इसको पढ़ते हो, जब ऑडिटर इवेल्युएशन कर रहा है मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस को, तो वो यही तो चेक कर रहा था कि अगर मिटिगेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक्शन प्लान फिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न पे बना सकती है। लेकिन अगर कोई मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, तो क्लियरली आप गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्यूचर में सरवाइव नहीं करने वाले हो। तो आप जब इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए इस क्वेश्चन की सिचुएशन पढ़ोगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए थी। और मैनेजमेंट ने अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनाए हैं, तो मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज कर रही है वो इनएप्रोप्रिएट है। सो अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज कर रहे हो और वो इनएप्रोप्रिएट है, तो आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 570, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आप सबसे पहले बताओगे एज पर एसए नंबर 570 ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, जो पहला ऑब्जेक्टिव था रिगार्डिंग द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड दूसरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। एंड बेटा जहां पे गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनएप्रोप्रिएट, ये खाली प्रोविजन लिख रहा है जो मैंने आपको अभी दिखाई, पहले ऑब्जेक्टिव लिखा और फिर प्रोविजन, तो ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन। फिर इसने इस केस में ना वो सारी चीजें लिखी हुई है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न बेस को यूज करना एप्रोप्रिएट नहीं है, जहां से लगता है कि कंपनी नहीं कंटिन्यू होने वाली है एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। कहता है कि आपके कोल ब्लॉक की अलॉटमेंट के ऊपर बैन लग गया, रॉ मटेरियल ही नहीं है, सामान कैसे बनाओगे, केएमबी भी छोड़ के जा रहे हैं, पावर जनरेशन होल्ड हो गई है, बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी नहीं है, लिक्विडिटी का क्रंच चल रहा है, कोई साउंड एक्शन प्लान नहीं है, कोई मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है। तो क्लियरली इन फैक्टर्स को कंसिडर करते वक्त ये क्लियर है कि गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। और आप अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे फिर भी फाइनेंशियल्स बना रहे हो, तो ऑडिटर विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन एज पर एसए नंबर 705। और जब वो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन बनाएगा, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बताएगा कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ कारों में भी रिपोर्टिंग हो जाएगी बेटा, ठीक है, जो गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ है। दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब आप रिपोर्टिंग वाले क्वेश्चन को देखोगे, पहले सिचुएशन समझो। ज्यादातर बच्चे इधर ही गलतियां करते हैं कि गोइंग कंसर्न बेसिस जो यूज किया वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर वो एप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो फिर तो आप सीधा एडवर्स ओपिनियन। वो एप्रोप्रिएट है बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, फिर देखो डिस्क्लोजर दिए या डिस्क्लोजर नहीं दिए। तो डिस्क्लोजर नहीं दिए तो अभी मैंने बताया या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन, और डिस्क्लोजर दिए हैं तो फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा प्लस एमयूआरजी पैराग्राफ। ऐसा भी कोई क्वेश्चन नीचे आएगा तो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन है जहां पे हम वो वाला सिचुएशन डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग का, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो, सो इट सेज एक कंपनी है जिसका नाम है TUV लिमिटेड। कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, कंपनी स्पेयर पार्ट्स बनाती है। सरोज एंड एसोसिएट्स इस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। एंड जब वो ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे, सीए सरोज ने नोटिस किया कि कंपनी का मेजर कस्टमर, एक बहुत बड़ा कस्टमर जो है कोरियन मार्ट, ये कहां से बेटा, साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट करते होगे, आपका बड़ा कस्टमर है जिसका नाम है कोरियन मार्ट। क्योंकि जंग छिड़ रही है ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ वॉर एंड सब्सिक्वेंट रिस्ट्रिक्शन लीडिंग टू द गवर्नमेंट बैन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द साउथ कोरिया। तो अभी अब बैन लग गया कि आप साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। And demand from Korean Mart for the product of this TUV Limited ended for an unforeseeable time period। अभी नहीं पता ये बैन कब हटेगा, तो मतलब आप साउथ कोरिया में सामान नहीं बेच सकते। जब आपने इस बात को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, सीए सरोज को मैनेजमेंट ने बताया दैट मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट, कि अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे सामान बेचा जा सकता है, कस्टमर नहीं है अभी आपके पास। सीए सरोज को अंडरस्टैंड हुआ, पता लगा, उसको समझ में आता है
दैट दो द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज एप्रोप्रिएट, उसने बोल दिया कि गोइंग कंसर्न बेसिस जो आप यूज कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट है, इसका मतलब मैं ये मान के चल रही हूं कि आप एडवर्स ओपिनियन तो नहीं दे पाओगे इधर, है ना। बट एक मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू कस्टमर, कि हो सकता है कि आप नए कस्टमर ना ढूंढ पाओ। ओके, दिस फैक्ट इज ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अच्छी बात क्या है, मटीरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर दे दिया है मैनेजमेंट ने। आप मुझे बताओ ये सीए सरोज इस मैटर को अपनी रिपोर्ट में कैसे डील करेगा? तो सिंपल सा बात है बेटा, क्योंकि आपने डिस्क्लोजर दी है तो गलती तो नहीं है, तो आप अपनी रिपोर्ट को अनमोडिफाई करोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी रिपोर्ट में MURG ये पैराग्राफ भी डाल दोगे, जहां पे बता दोगे, उस नोट्स टू अकाउंट की रेफरेंस दे दोगे कि मैनेजमेंट ने अपने किस नोट्स टू अकाउंट के अंदर इस मटीरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर दिया है। एंड इसके साथ साथ आप यूजर की अटेंशन ड्रॉ करोगे इन मैटर्स को लेकर, नोट्स टू अकाउंट्स के टुवर्ड्स जो मैंने बताया, एंड ऑल्सो आप उन इवेंट और कंडीशन के बारे में बता दोगे जिसकी वजह से एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो कहता है अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर है, बट एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और पहली सिचुएशन डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने एडुकेटली दे दिए हैं, तो आप ऑडिटर शेल एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, प्लस इसके साथ साथ ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर एक अलग से सेक्शन बनाएगा, उसकी हेडिंग देगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न MURG, एंड वहां पे क्या बताएगा, यूजर की अटेंशन ड्रॉ करेगा उस नोट्स टू अकाउंट के अंदर जहां पे डिस्क्लोजर दिए गए हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ऑल्सो बताएगा कि ये इवेंट और कंडीशन ये स्टेट करते हैं कि एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विच में अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर, एंड आप क्लियरली ये लाइन लिखोगे कि हमने इन इवेंट और कंडीशन की वजह से अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको रिपोर्टिंग आती है 570 की तो बेटा इसने पूरी कहानी लिखी है, समझ में आ रहा है, आप इसको अपने एंड पे पढ़ोगे, ये लास्ट में देखो ये वाला आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ओके, तो आप बताओगे एज पर ऐसे नंबर, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे, आप बताओगे एज पर ऐसे नंबर 570 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आप यही वाली बात लिख दोगे, ये जो यहाँ पे है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। चलो फिर आपको थोड़ा बहुत डेफिनेटली क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है वो लिख के आपको अपना कंक्लूजन इधर लिखना पड़ेगा। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, इसके ऊपर आप लिखो, ये क्वेश्चन है एसए नंबर 250 प्लस एसए नंबर 570। चलो, क्वेश्चन कहता है कंपनी है जिसका नाम है अभिनंदन लिमिटेड कंपनी, कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी की फैक्ट्री किसी गांव के अंदर लोकेटेड है, एंड आपने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एक ऑडिटर अपॉइंट किया जिसका नाम है शुभू एंड कंपनी एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जब ये ऑडिटर ऑडिट कर रहे थे तो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि अभिनंदन लिमिटेड को एक शोकोज नोटिस आया है। कहां से आया बेटा शोकोज नोटिस? फ्रॉम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म्ड बाय द रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल लॉज। सो रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी होगी, और रिपोर्ट के बेसिस पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आपको नोटिस भेजा कि तुम तो इन्वायरमेंटल लॉज का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। पहले तो आप मुझे बताओ, हमने ऐसे नंबर 250 जब पढ़ा तो इन्वायरमेंटल लॉज आपके अदर लॉ रेगुलेशन में आते थे या ऐसे लॉ रेगुलेशन के अंदर कवर होते थे जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ओवर द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अदर लॉ रेगुलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे नंबर 250 पढ़ोगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लॉज को लेकर जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन को लेकर अलग अलग है। डायरेक्ट इंपैक्ट जिन लॉज एंड रेगुलेशन का आता है ना, उधर आपको काम ज्यादा करना पड़ता है। चलो क्वेश्चन आगे कहता है, अपॉन गैदरिंग अ फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेड मैटर, आपने मैटर को और समझा एंड इट वाज आइडेंटिफाइड, आपको ये पता लगा कि अभिनंदन लिमिटेड तो कुछ टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट है जो डंप कर रही थी बिना उसकी ट्रीटमेंट करे ग्राउंड के ऊपर, पोल्यूट कर रही थी आप बेटा ग्राउंड को, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो आपका आसपास की वाटर बॉडीज हैं, तालाब नहर वगैरह, ये सब पोल्यूटेड हो रहे हैं। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परफॉर्म करी अंडर द डायरेक्शन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये प्रैक्टिसेस तो आप 2009 से कर रहे हो, और ये कौन से ईयर में आया? 2022-2023। बाप रे। एंड बहुत ज्यादा डैमेज है आपकी कंपनी ने जो ग्राउंड को कर दिया, एनवायरमेंट को कर दिया।
शो कॉज नोटिस ऑलरेडी कंपनी के अगेंस्ट इशू हो चुके हैं एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपसे पूछ रहा है बताओ आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी हम क्यों ना लगाएं। तो मतलब 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का सोच रहे हो आपके ऊपर। कंपनी का अनऑडिटेड प्रॉफिट कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए 2022-2023 के लिए कितना बेटा 35 करोड़ रुपए का। कंपनी की औकात देखो, प्रॉफिट है 35 करोड़ रुपए का, टर्नओवर है आपकी 100 करोड़ रुपए की, ऑडिट नहीं हुई है, ठीक है, और पेनल्टी कितने की लग जाएगी 500 करोड़ रुपए की। क्लियरली गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। आगे आपने इंक्वायरी करी तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि अभिनंदन लिमिटेड ने डिस्क्लोजर तो दिया है मैटर का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन फुटनोट के तौर पे दिया है। अच्छा, और वो भी नीचे दिखा, यहाँ पे उस डिस्क्लोजर का एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है कि ऐसा डिस्क्लोजर दिया है कि कंपनी को एक शोकॉज नोटिस आया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से कि उसने कुछ पोटेंशियल वोलेशन करी है, जबकि वो क्लियर हो चुका है कि उसने वोलेशन करी है। एनवायरमेंटल लॉज की एंड कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट ने एसेस किया एंड फाउंड किया कि जजमेंट तो कंपनी के फेवर में ही होगी। अकॉर्डिंगली कोई प्रोविजन नहीं बना रहे बेटा, इधर ना तुम बहुत सारे नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। एक डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं है, डिस्क्लोजर दिया है बट डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं है, पहली बात। दूसरा, आप ना एक सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 3 पढ़ते हो टू बी रेड विद रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 में आपको याद होगा पेंडिंग अगर कोई लिटिगेशन है कंपनी के अगेंस्ट तो उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए था। तो ये डिस्क्लोजर भी इधर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इन द लाइट ऑफ द, अच्छा वहां पे आप शो करते हो अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आ रहा है, इन्होंने तो नहीं बताया इधर ऐसा कि 500 करोड़ मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इन द लाइट ऑफ द अबव सिनेरियो काइंडली प्रोवाइड व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट दिस मैटर। वो आपसे ओपिनियन मांग रहे हैं कि आपको क्या ओपिनियन देना चाहिए। तो देखो, अगर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर बेटा या तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे एज पर एसए नंबर 705। ये अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको आंसर दो स्टैंडर्ड से करना पड़ेगा। एक है एसए नंबर 250 और एक है यहाँ पे एसए नंबर 570, क्योंकि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस कर रहे हो आप अदर लॉ एंड रेगुलेशन का। तो सबसे पहले आप एसए नंबर 250 की रेफरेंस दो, दैट एज पर एसए नंबर 250। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है, इवेल्युएट करना पड़ता है अदर लॉ एंड रेगुलेशन को लेकर। मतलब जो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है 250 के अंदर कि जो अदर लॉ रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट अगर कंपनी ने उनका कंप्लायंस नहीं किया उसके ऊपर एक मटेरियल पेनल्टी आ सकती है, ठीक है। तो आप उनके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो कि किस नेचर का वो नॉन कंप्लायंस है, राइट। एंड ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। ये 250 में डिस्कस हो चुका है, जैसे कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो, टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी कर सकते हो कि क्या आपकी एंटिटी इन लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रही है। ऑल्सो कोरस्पोंडेंस मतलब कम्युनिकेशन आप चेक कर सकते हो, अगर आपने किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई नोटिस आपके पास आया है उसको आप चेक कर सकते हो। तो ये जो बात है ये 250 के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है विद रिस्पेक्ट टू अदर लॉ एंड रेगुलेशन। तो ये अंडरस्टूड है, यस। अभी इसके साथ साथ इसने सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3 टू बी रेड विद रूल नंबर 11 को भी कोट किया है कि आपकी कंपनी को डिस्क्लोजर देने चाहिए थे ना कि फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है किसी भी पेंडिंग लिटिगेशन का ओवर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। एंड अगर नहीं दिए हैं तो आपको ये रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, और वैसे भी सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3 में तो आपको उन सारे मैटर्स को लेकर आपको हमेशा ही रिपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं एज पर ऐसे नंबर 570 बात करूं, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न जो वो यूज करे वो एप्रोप्रिएट है, ठीक है, बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं, तो अच्छा पहले उसने पूरा सिनेरियो बताया है कि अगर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या इसको एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड बेटा अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं किया एप्रोप्रिएटली इवेंट कंडीशन का या मटेरियल अनसर्टेनिटी का, दोनों बातों का, तो फिर आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 705। तो इसने क्या बोला है कि ऑडिटर को अगर इफ ही फील्स दैट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज एप्रोप्रिएट बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है उन इवेंट और कंडीशन को विच इज कास्टिंग अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट का एक्शन प्लान क्या है। ऑल्सो आप डिस्क्लोज करो, मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए
कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू दैट इवेंट और कंडीशन, जिसकी वजह से एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। ओके अगर मैनेजमेंट ऐसा डिस्क्लोजर नहीं देती है तो इफ एडुकेट डिस्क्लोजर अबाउट दिस मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या तो एडवर्स ओपिनियन देगा एज पर एसए नंबर 705 एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एज द केस में भी डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ओपिनियन दे रहे हो, क्या ओपिनियन दोगे वो डिपेंड करता है कि आपका इसका इफेक्ट कितना आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के ऊपर। ठीक है अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन बनेगा, और अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दिया तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन बनेगा, और वहां पे ऑडिटर बताएगा कि देखो एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो उसने एक तरीके से पूरा रिपोर्टिंग ही वहां पे छाप दिया है। अब इसने क्या बोला कि करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो करंट सिनेरियो के अंदर इस कंपनी को एक शोकोज नोटिस आया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से, एंड पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है बेटा 500 करोड़ आई थिंक, जो विच इज मोर देन द नेट प्रॉफिट एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ अनफेवरेबल ऑर्डर। अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट अनफेवरेबल ऑर्डर आ जाता है तो क्लियरली आपकी कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। एज अ रिजल्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देने चाहिए थे मैनेजमेंट को इस इवेंट और कंडीशन को लेकर, और क्योंकि एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया, आपने बताया भी नहीं है ऐसा कि कितनी पेनल्टी लग सकती है, तो आपके डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट नहीं है। देयरफॉर शुभू एंड कंपनी कहाँ पे रिपोर्ट करेगी, देखो आपको गोइंग कंसर्न के पैरा में तो इसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। आप अपनी रिपोर्ट को इधर मॉडिफाई भी करोगे, एंड एज पर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3 you auditor is required to issue an adverse opinion as per SA number 705 in the modification। जब वो बनाएगा तो adverse opinion इधर देगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन का आंसर। सो इसमें बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। 250 की प्रोविजन आपको आती है, रिपोर्टिंग का आपको कंसेप्ट आता है, तो वो रिपोर्टिंग की कंसेप्ट इसने खाली उठा के इधर से कॉपी पेस्ट ही करे हुए हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 को टेकअप कर लेते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाओगे, ऊपर कवर हो चुका है, बट आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगी, दैट्स इट। कहता है कंपनी जिसका नाम है जोए लिमिटेड, एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, कंपनी सर्कस चलाती है बेटा, एंड अराउंड द कंट्री ये ट्रेवल करती रहती है सर्कस को लेकर, ठीक है। सर्कस की पॉपुलैरिटी ऑडियंस के अंदर कम होती जा रही है पिछले कुछ सालों में, एंड अटेंडेंस कम हो गई है ऑडियंस की, एंड ये अटेंडेंस 75% तक नीचे गिर गई है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी आपकी कंपनी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो केसेस वगैरह डालते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप एनिमल्स यूज करते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं ये एनिमल की जो राइट है उसके अगेंस्ट है ऐसा। CEO noted that audience seem to be abandoning the circus due to their expanding entertainment option। इसके साथ साथ अभी ऑडियंस के पास बाकी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बढ़ चुके हैं, रील देखते हैं वो, तो उनको सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कंपनी के CEO को लगता है। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको सिटी टू सिटी मूव करना पड़ता है अपना पूरा स्टाफ लेके, ठीक है, एनिमल्स वगैरह लेके, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आपकी बन जाती है इधर। एज अ रिजल्ट बहुत सारे KMP तो कंपनी को छोड़ के ही चले गए हैं, क्योंकि आप वेजेस नहीं दे पा रहे हो, सैलरीज नहीं दे पा रहे हो, जिन बैंक से आपने लोन लिया है वो बैंक भी आपको कोई फर्दर फाइनेंसिंग देने में इंटरेस्टेड नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी मीट नहीं कर पा रही है, लिक्विडिटी का भी क्रंच है। तो ये सारी चीजें मुझे ये शो कर रही है कि इवेंट और कंडीशन तो एग्जिस्ट करते हैं जिससे एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। जब आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को समझ में आया कि कंपनी का कोई एक्शन प्लान भी नहीं है इन इवेंट और कंडीशन को मिटिगेट करने का, एंड मैनेजमेंट जो यूज कर रही है गोइंग कंसर्न बेसिस वो इनएप्रोप्रिएट है, बेटा आपका क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। फर्दर ऑल सच सर्कमस्टांसेस वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ जोए लिमिटेड। दूसरी बात कहता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर भी नहीं दिया आपने। What course of action should the statutory auditor of the company should take in his audit report? देखो दो बातें हैं, आपको दो रिपोर्टिंग बतानी है। नंबर 1 कि जहां पे गोइंग कंसर्न बेसिस इनएप्रोप्रिएट है तो आप बताओगे कि ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन देना है, समझ में आ रहा है। दूसरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है गोइंग कंसर्न बेसिस अगर आपका एप्रोप्रिएट है, बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो आप बताओगे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा या तो एडवर्स ओपिनियन इशू करेगा एज पर एसए नंबर 705। तो आपको ये दोनों प्रोविजन इधर लिखनी पड़ेंगी, फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिंपली लिखा हुआ है कि गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो आप एडवर्स ओपिनियन यहाँ पे इशू करोगे बेटा।
तो मैं चाहूंगी इसको आप अपने एंड पे पढ़ो। तो उसने दोनों बातों को लिखा है कि ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जब गोइंग कंसर्न का बेसिस, जिस बेसिस पे मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल्स बना रही है दैट इज एन इनएप्रोप्रिएट, मतलब मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस यूज कर रही है बट होना नहीं चाहिए यूज। सो इसका मतलब क्लियरली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड, तो आप एडवर्स ओपिनियन इशू करोगे। एंड अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट डिस्क्लोजर आपने अप्रोप्रिएट नहीं दिए हैं, तो ये पढ़ चुके हैं ना हम यहाँ पे। क्या आपको ये रहा, आपको क्वालिफिकेशन इधर इशू करनी पड़ेगी, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करोगे तो आप एडवर्स ओपिनियन इशू करोगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड फिर प्रेजेंट केस इसने पूरे सिनेरियो लिख दिए हैं जो भी आपके प्रेजेंट केस में हुआ, 1.123 ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख के फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दे दी कि क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि गोइंग कंसर्न बेसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो फिर आप एडवर्स ओपिनियन दोगे बस। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Okay, so let's start with the discussion of question number 6. Again a very simple question. क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर ना थोड़ा सा आंसर में इन्होंने मॉडिफिकेशन करी है। मतलब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगी, अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो एग्जाम में तो आपको क्या आंसर लिखना है, और क्योंकि आपके पास अभी सजेस्टेड आंसर है तो डेफिनेटली आप तो फिर ये पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या है, कहता है मुदित एंड एसोसिएट्स, इनको अपॉइंट किया जा रहा है एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है GRF प्राइवेट लिमिटेड। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2023-2024 के लिए। कंपनीज इनटू द बिजनेस ऑफ हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर चलाती है, जिम वगैरह इनके हैं और जिम कॉस्ट्यूम्स भी बेचती है। CAM इस एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर है और CAM को ये कुछ ऑब्जर्वेशन मिली है जब वो ऑडिट कर रहा था। क्या, कस्टमर का बेस कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ चुका है और जो कॉम्पिटिटर है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। कंपनी क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रही है, हो सकता है कंपनी के पास पैसे नहीं है बेटा। कंपनी सैलरी नहीं पे कर पा रही अपने स्टाफ्स को, ट्रेनर्स को। कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स हैं, इसको पढ़ लेना, एडवर्स है। कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है अपने बैंकर्स को कि जरा मुझे लोन दे दोगे क्या, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दे दोगे क्या मुझे 1.5 करोड़ की, क्योंकि देखो लिक्विडिटी नहीं है इनके पास। बट बैंकर्स ने उन्होंने मना कर दिया है, कहते हम नहीं दे पाएंगे। तो मतलब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इधर खतरे में है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय CAM कंसीडरिंग द अबव सर्कमस्टांसेस एज पर एसे नंबर 570 गोइंग कंसर्न। एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या बोलोगे। इवेंट कंडीशन आपने आइडेंटिफाई कर ली जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है, तो कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो प्रोसीजर समझाए थे, पढ़ाए थे, ये वाले प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। ये सब कुछ आपको लिखना है इधर, समझ में आ रहा है। यस। दूसरा, हाउ ऑडिटर शुड डील इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज एप्रोप्रिएट। मतलब अब ये आ गया रिपोर्टिंग के ऊपर कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस आप जो यूज कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और डिस्क्लोजर आपने अप्रोप्रिएट दिए हैं, तो बेटा मुझे पता है, हम इस क्वेश्चन को ऊपर देखकर आ चुके हैं कि आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे। यू विल गिव अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन प्लस अपनी रिपोर्ट के अंदर आप MURG पैराग्राफ ऐड कर दोगे। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है। यस। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तो ये लिख कर आऊंगी। तो फिर मैम इन्होंने ऐसा क्या खास लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, देखना। कहता है एज पर ऐसे नंबर 570, वही पुरानी कहानी, अगर इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ऑडिटर को एविडेंसेस कलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इंक्लूडिंग द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, वही आपके ऊपर वाले पॉइंट, 5 पॉइंट। समझ में आ रहा है। यस। अगर इस कहानी को मैं भूल जाऊं और नीचे आके आपको बताऊं कि एज पर ऐसे नंबर 570 अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर दिए हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करोगे प्लस MURG का पैराग्राफ डाल दोगे जिसके अंदर आप अटेंशन ड्रॉ करोगे यूजर्स की उस नोट्स टू अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टुवर्ड्स जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिस नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दिए। प्लस आप बताओगे उन इवेंट और कंडीशन के बारे में, आप बताओगे कि ये इवेंट और कंडीशन ऐसे हैं जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो आप ये बताओगे कि इन इवेंट और कंडीशन और इस मटेरियल अनसर्टेनिटी की वजह से आपने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं किया है। तो डिस्कशन पुरानी है। इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जो प्रोसीजर है उसने एग्जाम्पल भी दे दिए प्रोसीजर के, एग्जाम्पल्स
कि हमारे क्वेश्चन में जो हो रहा है, ऑडिटर ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उन प्रोसीजर के एग्जाम्पल दे दिए हैं कि सीए एम किस टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। सो कहता है इन द गिवन केस सीए एम ऑब्जर्व सच पॉइंट, जिसकी वजह से मतलब उसको इवेंट कंडीशन मिले विच आर अफेक्टिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो सीए एम ये कुछ प्रोसीजर है जिनको फॉलो कर सकता है, ठीक है। और ये कौन कौन से प्रोसीजर है, जैसे कि आप रिव्यू कर सकते हो मैनेजमेंट की असेसमेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। देखो अगर आप ना 570 का टेक्स्ट खोल के देखोगे, मैंने भी नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो गाइडेंस बता रहा है कि आप ऐसा काम कर सकते हो, नीचे उसने नाम बता दिए प्रोसीजर के कि आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे ये तो जनरल गाइडेंस है प्रोसीजर के एग्जाम्पल्स की, बट इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि वो कहता है कि आप मैनेजमेंट की जो असेसमेंट है उसको चेक कर लो कि वो असेसमेंट ठीक है या नहीं। ऑल्सो यू विल एग्जामिन, अगर आपकी मैनेजमेंट ने, कंपनी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, आपको उनकी रीजनेबिलिटी को चेक करना है, वो चेक करो। चैलेंज कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो अजम्पशन ले रही है फॉर मेकिंग द फोरकास्ट वो रीजनेबल नहीं है, अजम्पशन रीजनेबल नहीं है, आप अनरियलिस्टिक बातें कह रहे हो, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप सब्सिक्वेंट इवेंट देख लो, मतलब यू विल कंसिडर द इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अभी उससे आपको क्या पता लगेगा कंपनी की पोजीशन बेटर हुई या नहीं हुई। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, आप अपना अगले फाइनेंशियल ईयर का पहले क्वार्टर का अगर फाइनेंशियल अवेलेबल है उसको चेक कर सकते हो। ऑल्सो आप कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज एनालाइज करो एंड देखो वेदर यू सी द कंप्लायंस विद द लोन अग्रीमेंट टू एसेस द लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी। मतलब आप देखो कंपनी लोन अग्रीमेंट के साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ऑल्सो यू कैन रिव्यू द कंपनीज चैलेंजेस एंड एफर्ट्स टू सिक्योर एडिशनल फाइनेंसिंग एंड रीजन फॉर द बैंक नॉट एबल टू प्रोवाइड द फर्दर क्रेडिट। तो आप एनालाइज करो कि बैंक आपको पैसा क्यों नहीं देना चाह रहा है। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग कस्टमर बेस, कि लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, डिलेड पेमेंट हो रही है या कोई और ऑपरेशनल चैलेंजेस आपकी कंपनी फेस कर रही है, उसका कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसने क्या किया है, इसने ऊपर वाला जो आप नॉर्मल प्रोसीजर की गाइडेंस है उसी को इसने रिलेट कर दिया है नीचे आपके कंसेप्ट से, मतलब आपकी सिचुएशन से क्वेश्चन की, है ना। जैसे पहला पॉइंट क्या था कि कंपनी ने अगर अभी तक असेसमेंट नहीं परफॉर्म करी, आप मैनेजमेंट को बोलो कि असेसमेंट कर ले। पहला पॉइंट क्या है कि जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर लेगी आप उसकी असेसमेंट को रिव्यू कर लो। दूसरा, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान देख लो फॉर द फ्यूचर क्या है। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला, अगर आपके एक्शन प्लान के अंदर कैश फ्लो भी आते हैं तो आप कैश फ्लो को बनाने के लिए मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन ली है उन अजम्पशन की रीजनेबिलिटी को आप चेक कर सकते हो। ऑल्दो ये इधर भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर आपकी सिचुएशन इसने पिकअप करी, जो चैलेंजेस आपके क्वेश्चन के अंदर है कि ऐसा क्यों हो रहा है ये समझो, लोन क्यों नहीं देना चाह रहे हैं आपके बैंकर्स आपको, ये समझो। ओके, तो मैम अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो आप नहीं लिखोगे। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है सेम कॉपी पेस्ट तो आपको याद हो गया होगा कैसे पॉइंट लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आपको तो कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा बेटा, तो आप ये नहीं लिख पाओगे, ये वाला पोर्शन आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, फिर आपके कंसेप्ट यही बनता है। आर यू गेटिंग मी? यस। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ ऐसे नंबर 570। एक बार ना अगर आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 570 की मैं रिवीजन कराऊं आपको कि क्या हमने सारे कंसेप्ट देख लिए हैं, तो मैं बोलूंगी यस। मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये आपके सिलेबस के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रेलिवेंट नहीं है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डन है, ऑब्जेक्टिव डन है, प्रोसीजर कौन से डन है, ये एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ही प्रूडेंट बेसिस पे अपना काम करके जाना चाहते हो कि मुझे तो 1% भी नहीं चांस छोड़ना है, तो इसमें से कोई 6 पॉइंट आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। ऑडिटर की कंक्लूजन रिपोर्टिंग वाला पोर्शन कवर है अपना, एंड ये पूरा स्टैंडर्ड कवर है। अच्छा इधर आ जाते हैं, एक ये वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। ऊपर हमने अभी बोला था ना कि जहां पे मैनेजमेंट ने अभी तक गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी है तो आप मैनेजमेंट को बोलो कि गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कर दे, ठीक है। या मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है वो 12 महीने से कम पीरियड के लिए करी है, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ना ऊपर मैनेजमेंट को कि आप अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कम से कम 12 महीने तक बढ़ा दो। बेटा अगर मैनेजमेंट मना कर दे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने को तो फिर अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं कर पा रही तो आप मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की इवेल्युएशन नहीं कर पाओगे, तो मतलब आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे।
यस। अगर मैनेजमेंट अपनी गोइंग कंसर्न के असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं कर पा रही तो आप उसको चेक नहीं कर पाओगे, मतलब आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे। स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी तो आप मुझे बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे मैम, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और इसके नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन इवेंट और कंडीशन के जिसकी वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। 3 कैटेगरी में बांटा है, फाइनेंशियल इवेंट कंडीशन, ऑपरेशनल इवेंट कंडीशन एंड अदर। आप इसको एक बार पढ़ोगे बस, आपके सिलेबस में यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो एमसीक्यू में बन सकता है, ये लिखने को नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये समझो कि आप फाइनल लेवल पे हो, ये स्टैंडर्ड इंटर में भी है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है। जितना कंसेप्ट हमने डिस्कस किया वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे 570 से। क्या आपको स्टैंडर्ड समझ में आया? ओके, सो ये आपका पूरा डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक द वीडियो। मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि फिर बार बार क्या ही बोलना, आपको खुद पता होना चाहिए बातें। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर लेक्चर, बाय बाय।